नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर का ज्ञान में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पाठ नंबर 1 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पाठ नंबर 2 भोजन के घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ नंबर 2 का पहला पार्ट जानेंगे। तो आइए अध्ययन करना शुरू करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। तो हमने पिछले चैप्टर में जाना था कि सभी राज्यों में अलग अलग तरह के भोजन ग्रहण करते हैं। कहीं जगह चपाती, दाल, बैंगन तो कहीं जगह चावल, भरता, सांभर आदि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। देखो, जब भी हम भोजन करते हैं तो या तो चपाती लेते हैं अन्न के रूप में या चावल लेते हैं, तो कम से कम अन्न से बना एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस सारणी में देखो दिया गया है कि क्षेत्र या राज्य, जैसे कि पंजाब का उदाहरण दिया है। अन्न का व्यंजन मक्के की रोटी, दाल या मांस का व्यंजन में राजमा, सब्जियां सरसों का साग, अन्य व्यंजन दही और घी। तो पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग प्रसिद्ध भोजन है। यहाँ राजमा और दही और घी का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। आंध्र प्रदेश में चावल, दाल के रूप में अरहर की दाल तथा रसम, सब्जियां कुंदरू और अन्य व्यंजन मट्ठा, घी, अचार। तो सभी राज्यों में अलग अलग तरह के आहार ग्रहण करते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 2 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं। अपने कहीं भी यात्रा करने जाते हैं तो अपने जो घर पे भोजन ग्रहण करते हैं वैसा भोजन नहीं ले पाते हैं। जो भी वहाँ अपने को उपलब्ध होता है हम वो ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खास के आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो शरीर को विभिन्न तरह के भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें सभी पोषक तत्व होने आवश्यक है। तो 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है इसके बारे में अभी जानकारी लेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक घटक होते हैं इन्हें हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो देखो, भोजन में जो मुख्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट, उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट आलू में, चावल में पाया जाता है। प्रोटीन दालों में, वसा तेल व घी में, विटामिन तथा खनिज लवण सब्जियां व फलों में पाया जाता है। रुक्षांश होता है हम जो अंकुरित अनाज लेते हैं, जो रेशेदार सब्जियां होती है, फल होते हैं, उनमें रुक्षांश और जल वगैरह हमारे पोषक तत्वों में शामिल होता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है।
तो देखो, हम परीक्षण करके ये जान सकते हैं कि इस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। तो चैप्टर में हमें आगे दिया गया है कि आयोडीन का विलयन किस प्रकार बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन किस प्रकार बना सकते हैं। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अथवा अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। हम जो भी परीक्षण करते हैं उसमें जो भी रसायन काम में आते हैं उनको खाना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ आयोडीन का देखो तनु विलयन बना रहे हैं, तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हम जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे तो आयोडीन का तनु विलयन बन जाएगा। तनु मतलब पतला। कॉपर सल्फेट विलयन, तो कॉपर सल्फेट का विलयन किस प्रकार बनाएंगे। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। इसी प्रकार कास्टिक सोडा विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलेंगे तो कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो इन विलयनों से हम परीक्षण कर सकते हैं कि कौन से में कौन खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है। तो आइए क्रियाकलाप 2 में मंड के लिए परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अलग मात्रा लीजिए। हम मंड का परीक्षण कर रहे हैं तो जो भी हम खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री पे परीक्षण करना चाहते हैं उसकी आवश्यकता होगी। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। जो भी तनु आयोडीन विलयन है उसकी 2 या 3 बूंद ड्रॉपर की सहायता से डाल देंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना है। तो जो भी इस कच्ची सामग्री में आयोडीन की 2 या 3 बूंद डाली है तो उसके बाद क्या कलर में इसके चेंज होगा। क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है कि इस कच्ची सामग्री में हमने जो आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डाली है तो इसका कलर नीला या काला पड़ जाता है, तो इसका मतलब है इसमें मंड उपस्थित है या इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। आगे देखते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किस में मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। तो यहाँ हमने मंड का परीक्षण किया था। अब है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। जिस भी कच्ची सामग्री पर हम परीक्षण कर रहे हैं यदि वह ठोस रूप में है या सॉलिड है तो उसका हमें पेस्ट बनाना है अथवा चूर्ण बनाना है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, जो पीछे हमने कॉपर सल्फेट विलयन पढ़ा है उसकी 2 बूंद डालनी है तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालनी है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो प्रोटीन की उपस्थिति के लिए कच्ची सामग्री में
कॉपर सल्फेट का विलयन 2 बूंद और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालेंगे तो उस विलयन का यदि बैंगनी रंग हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब आप परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट में यदि नीला या काला रंग आता है तो उपस्थित है और प्रोटीन में यदि बैंगनी रंग आता है तो उपस्थित है। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अलप मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। यदि हम वसा का परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, जो भी हमने कच्ची सामग्री ली है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेके उसे कोई कागज के टुकड़े में लपेट कर कूट देंगे। जैसे कि कोई अपने तेल निकालते हैं सरसों का, तो इसमें सरसों के बीज को लेके और कागज में लपेट के कूट देंगे। ध्यान रखिए कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी हमने कागज में लपेट के उसको कूटा है तो कागज पे चिकनाई होगी और हम उसे कागज को रोशनी के सामने या प्रकाश के सामने देखेंगे तो हमें धुंधला दिखाई देगा। इसका मतलब है उस खाद्य पदार्थ में या उस कच्ची सामग्री में वसा उपस्थित है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो आगे हम अध्ययन करेंगे कि जो भी पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, इन सभी की हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता होती है। तो देखो 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्या काम आते हैं हमारे शरीर में। क्या पोषक तत्व नहीं होंगे तो हम अपने संतुलित आहार के बिना कैसे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कहने का मतलब है कि सभी पोषक तत्वों की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। संतुलित यदि हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकेगा। तो इसी के बारे में अपने आगे पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य आ गया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि अपने वसा में और कार्बोहाइड्रेट में कंपेयर करें तो वसा की मात्रा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो इस भोजन को बोल दिया ऊर्जा देने वाला भोजन। यहाँ कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत बताए गए हैं। शक्करकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। इन सभी पदार्थों में, इन सभी कच्ची सामग्री में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखो मूंगफली, तिल, गिरी, ये सभी क्या है? वसा के स्रोत। ये वसा के स्रोत पादपों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से भी वसा के स्रोत बताए गए हैं। मांस, मछली, अंडे, इन सभी से भी क्या, घी, दूध, मक्खन, सभी से क्या प्राप्त होता है? वसा। वसा के सभी स्रोत है और उन सभी से हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसे सोयाबीन का तेल है, यहाँ नारियल का तेल है, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सभी तेल पादपों से प्राप्त होते हैं। ये मूंगफली, तिल वगैरह, और ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी जो स्रोत है वो
वसा के स्रोत हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। यहाँ प्रोटीन के स्रोत बताए गए हैं। तो ये प्रोटीन के स्रोत जो पादपों से प्राप्त होते हैं, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सभी से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। ये पादपों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले मांस, मछली, पनीर, अंडे, तो देखो इनसे हमें वसा भी मिलती है और साथ में प्रोटीन भी मिलती है। तो एक ही कच्ची सामग्री में कितने पोषक तत्व हो गए? दो, प्रोटीन भी हो गया, वसा भी हो गया। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वर्दी तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उसी प्रकार प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वर्दी और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी हमारे शरीर की वर्दी होती है इससे। तो प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो विटामिन का क्या काम हो गया? रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की सहायता करेंगे या हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। रोगों से लड़ने में हमारी आँख, अस्थियां या हड्डियां, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखेंगे। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी का हम आगे अध्ययन करेंगे कि विटामिन ए का क्या काम है, किस में पाया जाता है। अभी हम पढ़ते हैं कि विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करेगा? हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखेगा। यदि हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी है तो हमें रात के समय आँखों से दिखने में कमी होगी और जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। तो विटामिन ए किस काम में है? हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी क्या करेगा? अनेक जो रोग होते हैं उनसे हमें बचाने में मदद करेगा। विटामिन सी में जो खट्टे पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो विटामिन डी का काम हो जाएगा हड्डियों और जो दांतों में कैल्शियम है उन सभी में ये क्या करेगा? सहायता करेगा। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। देखो विटामिन ए के स्रोत में दिखाए गए हैं पपीता, गाजर, आम। यानी अपने ऐसे बोलते हैं कि गाजर का जूस पीने से या कच्ची गाजर खाने से हमें आँख से दिखने में जो कमजोरी है वो नहीं रहती है। तो ये क्या है? विटामिन ए के स्रोत हैं। ये खाने से हमें जो आँखों में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के स्रोत में चावल, गेहूं, यकृत। विटामिन सी के स्रोत में अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर। तो विटामिन सी क्या करेगा? एक तो हमारे जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और साथ में क्या करेगा? अनेक रोगों से लड़ने में हमारे शरीर में सहायता करेगा। विटामिन डी के स्रोत बताए गए हैं मछली, अंडे, दूध, मक्खन। तो ये सभी क्या है? विटामिन डी के स्रोत हैं। इनको हम भोजन के रूप में लेंगे तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी है और जो हड्डियों से संबंधित रोग है वो ठीक हो जाते हैं या इनकी कमी है वो पूरी हो जाती है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत बताए गए हैं पालक, अदरक, मछली। फास्फोरस के कुछ स्रोत बताए गए हैं। यहाँ देखो चित्र में केला, दूध, ये जो मोटे अनाज हैं। लोहे के कुछ स्रोत, लोहे में यही जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें लोहे पाया जाता है। एप्पल वगैरह इसमें लोहे पाया जाता है। यकृत, दूध, अंडे। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। यानी सूर्य के प्रकाश से भी हमें क्या मिलता है? विटामिन डी।
इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। तो ये सभी क्या है, खनिज लवणों के स्रोत है, जैसे आयोडीन के हो गए, लोहे के हो गए, फास्फोरस के हो गए, कैल्शियम के हो गए। कैल्शियम में ये अपने दूध और अंडे दिखाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो रुक्षांश का कार्य हो गया, यदि हमारे शरीर में अपच की अवस्था है या जो बिना पचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने में काम करेगा। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल का कार्य हो गया पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। यानी जल, दूध और चाय जो भी हम लिक्विड रूप में लेते हैं उनसे हमें जल की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। और आइए देखें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो ये हमने अभी पढ़ा है सभी पोषक तत्वों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी एक ताजे फल अथवा सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो इस प्रकार जो अपने कोई फल वगैरह सब्जियां खाते हैं या भोजन पकाते हैं या कोई लिक्विड लेते हैं, सभी में जल की मात्रा पाई जाती है और उससे हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। तो ये हम पाठ नंबर 2 का पहला पार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम संतुलित आहार और अभावजन्य रोग के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इस चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।